नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात तो होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की, लेकिन खास चर्चा का केंद्र रहने वाला है महिलाएं। पर महिलाओं की बात करूं उससे पहले थोड़ी संकल्प पत्र की भी बात करेंगे। किश्तों में आखिरी किश्त बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र की आज जारी कर दी, और इस संकल्प का पत्र जो है, ये मुकम्मल संकल्प पत्र जो है, इसे जारी करने के साथ ही बीजेपी के चाणक्य, उनके मुख्य रणनीतिकार, गृह मंत्री देश के अमित शाह की भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई। अब संकल्प पत्र तो जारी कर दिया, साथ में केजरीवाल को भी घेरे में लेने की कोशिश की गई। ईमानदारी पर सवाल, भ्रष्टाचार पर सवाल, वादों पर सवाल। पर किश्तों में संकल्प पत्र जारी करके ही दिल्ली का कल्याण होगा, यह भी अपने आप में एक सवाल है। और यहां पर एक और बड़ा दावा कर दिया, आरोप लगा दिया बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने। वो महिला सम्मान योजना 2100 रुपए देने की जो आम आदमी पार्टी ने बात की, और बीजेपी 2500 और कांग्रेस भी अब 2500 रुपए देकर महिलाओं को 71,74,000 जो महिला वोटर हैं उन्हें लुभाने की जो कोशिश कर रही है। वीरेंद्र सचदेव ने आरोप लगाया कि भाई कबाड़ी आए हमारे पास, ये तो आम आदमी पार्टी वालों ने 2-4 हजार रुपए में 30,000 महिलाओं के डेटा, उनकी जानकारी, उनके मोबाइल नंबर, खाते नंबर, उनकी निजी जानकारी वो ऐसे ही बेच दी। एफआईआर दर्ज नहीं की है, किसने लाकर दिए ये भी नहीं बताया। पर ये नई फांस भी बन सकती है क्या आने वाले चुनाव में? विधानसभा चुनाव, आधी आबादी की निजी जानकारी क्या कबाड़ी के पास भी है? ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव क्या हैं और आपके सवाल क्या हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक और काम कर दिया, राहुल गांधी को भी बेईमान की फेहरिस्त में जोड़ दिया। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को ईमानदार बनाने के चक्कर में अब बेईमानों की फेहरिस्त में राहुल गांधी की भी एंट्री करती दिख रही है आम आदमी पार्टी। तो अपने सवाल हमें भेजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का आखिरकार मुकम्मल घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया, और जारी करने के लिए उनके मुख्य रणनीतिकार, उनके चाणक्य अमित शाह की भी एंट्री हो गई दिल्ली चुनाव में। अब जो ये संकल्प पत्र है मुकम्मल, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, ये इसलिए कि 17 जनवरी को संकल्प पत्र भाग 1 आया कि महिलाओं को 2500 रुपए महीना देंगे, वो 2100 रुपए आम आदमी पार्टी देने की बात कर रही है। 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा पर दिया जाएगा, 500 रुपए का एलपीजी सिलेंडर, अटल कैंटीन से 5 रुपए में पेट भर भोजन, 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें 3000 रुपए। फिर 4 दिन बाद 21 जनवरी को संकल्प पत्र भाग 2 आया। उसमें जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 15,000 रुपए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्राओं को देने का प्रावधान, दलित छात्रों के लिए प्रोफेशनल कोर्स के लिए 1,000 रुपए का स्टाइपेंड। और आज जो आखिरी संकल्प पत्र जारी किया अमित शाह ने, उसमें 1700 अवैध कॉलोनियों को मालिकाना हक, 13,000 सील हुई दुकानों को खोलने का वादा, 50,000 सरकारी नौकरियां, 20 लाख युवाओं को स्वरोजगार, मजदूरों को 10,000 की वित्तीय सहायता, यमुना रिवर फ्रंट, वो अहमदाबाद में जैसा रिवर फ्रंट है उसी की तर्ज पर, और 13,000 बसों को ई बस में बदलना। तो ये किश्तों में क्यों लेकर आए? या दरअसल खेल ये हो गया है, तू डाल डाल में पात पात। अरविंद केजरीवाल रोज बरोज कोई ना कोई नई घोषणा कर देते हैं तो इंतजार करना पड़ता है और उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है बीजेपी को भी। तो यहां सवाल यह हो जाता है, एजेंडा कौन सेट कर रहा है, और जनता, आप जनता जनार्दन किस पर भरोसा करेगी? और भरोसा कायम करने के लिए ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। और अमित शाह ने भी आज झड़ी लगा दी आरोपों की कि केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला नहीं देखा, हर चुनाव में झूठे वादे कर रहे हैं,
दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने शराब का घोटाला किया, 4 बंगले मिलाकर शीश महल बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाकर लोगों को ठग लिया। और आप ये भ्रम फैला रही है, अफवाहें फैला रही है कि हम योजनाएं बंद कर देंगे। हम कोई जन कल्याणकारी योजना बंद नहीं करेंगे, यानी कि कुछ कल्याणकारी योजनाएं कर भी रहे हैं। ये गाहे बगाहे स्वीकार करना पड़ रहा है क्या बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के बारे में? और जब ये आरोप लगे हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार हुआ। संजय सिंह उनके वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी जो भी संकल्प पत्र जारी करती है वो झूठ का पुलिंदा होता है। जब जुमला पत्र आता है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि प्रियंका कक्कड़ मुख्य प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, वो कह रही हैं बीजेपी के ही लोग दुकानें खोलने का विरोध करते थे, जिनकी खुली है उन कारोबारियों को रंगदारी के फोन आ रहे हैं। इस पर भी कुछ बोलेंगे क्या? प्रदूषण की भी बात हुई और करप्शन की भी बात हो रही है। अब जब प्रदूषण और करप्शन की बात हो तो उसमें एक नया पेंच आ गया है, और वो नया पेंच ये कि आपने पोस्टर जारी किए हैं आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के, और इसमें बेईमानों की एक लिस्ट जारी करती दिख रही है आम आदमी पार्टी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनकी फोटो पहले नंबर पर, अमित शाह दूसरे नंबर पर और राहुल गांधी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। और केजरीवाल ईमानदार हैं, ये बाकी सब बेईमान हैं। तो जिनके साथ चुनाव लड़ा था लोकसभा का, अब आम आदमी पार्टी कह रही है राहुल गांधी भी बेईमान है। तो पलटवार आना था कांग्रेस की तरफ से। उन्हीं की महिला मोर्चा की अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा आम आदमी पार्टी की विधायक भी रही हैं, वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को समर्थन देना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, चूक थी। गालियां देना तो शगल है अरविंद केजरीवाल का। मनमोहन सिंह को भी गाली दी, शीला दीक्षित को भी गाली दी, उनसे माफी मांगेंगे क्या? यहां महिला सम्मान की भी बात आ रही है। पर महिला सम्मान में आज दरअसल सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। ये महिला सम्मान योजना 2100 रुपए देने की जो बात शुरू की अरविंद केजरीवाल ने, और अरविंद केजरीवाल ने 23 तारीख को इस योजना की घोषणा की। 1500 रुपए की तो पहले से चल रही है, अब ये 2100 रुपए की, 1000 की चल रही है। 2100 रुपए की जो योजना है इसकी घोषणा हुई 23 दिसंबर को, और कहा जी हम फॉर्म भी भरवाएंगे। और 25 दिसंबर तक 25 लाख महिलाएं, 71,74,000 महिलाओं में से 25 लाख महिलाओं ने ये फॉर्म भी भर दिए। इस पर बड़ा बवाल भी मचा। दिल्ली सरकार की योजना, दिल्ली सरकार का ही एक विभाग अगले दिन सार्वजनिक विज्ञापन निकालता दिखाई दिया अखबारों में कि ये सब फर्जीवाड़ा है, ऐसी कोई योजना नहीं है। जबकि आप कह रही है कि ये तो हम चुनाव बाद की योजना है और हम लोगों की जानकारी इकट्ठा करवा रहे हैं, उनकी दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं। अब ट्विस्ट, वीरेंद्र सचदेव जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने दावा किया है और सनसनीखेज आरोप लगाया है कि भाई कुछ कबाड़ी आए तिमारपुर के हमारे पास, और उन्होंने बताया कि 30,000 ये फॉर्म, ये महिला सम्मान योजना के जो फॉर्म भरे दिल्ली की महिलाओं ने, जिसमें अपना डेटा दिया, पैन नंबर, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक डिटेल्स थी, वो हमें 2-4 हजार रुपए में बेच गए आम आदमी पार्टी वाले। अब ऐसा हुआ है तो ये तो महिलाओं का, इससे बड़ा अपमान तो कुछ हो नहीं सकता। पर इसमें 2-3 पेच हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दे दी वीरेंद्र सचदेव ने, वो फॉर्म्स के गट्ठे भी दिखा दिए, पर वो कबाड़ी कौन है उनके नाम नहीं बताए। क्या नहीं बताने चाहिए थे नाम? और उन कबाड़ियों के पास किस हालत में ये फॉर्म पड़े हुए थे उसकी तो वीडियोग्राफी हो सकती थी। किस गोदाम में, किस कमरे में, किस कूड़े घर में ये पड़े हुए थे, ये तो पता लगना चाहिए। और साथ ही साथ एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए। ये तो डेटा चोरी का सीधा सीधा मामला हो गया।
चोरी और सीनाजोरी अगर आम आदमी पार्टी कर रही है तो उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पर एफआईआर तो दर्ज नहीं की गई है। तो शिकायत करेगी, एफआईआर दर्ज होती है, कौन घेरे में आता दिखेगा? क्या यह बड़ी फांस बन सकती है? महिलाओं का डेटा कबाड़ी के पास, तो यह दिल्ली चुनाव की बड़ी फांस हो जाएगी। इसी पर आज हम चर्चा करें, उससे पहले वीरेंद्र सचदेव ने क्या बोला, पहले वो सुन लीजिए। हमारे तिमारपुर के उम्मीदवार हैं, उनके पास एक कबाड़ी आया था, वो 4-5 फॉर्म लेकर आया था, कहते जी ये मेरे कबाड़ में निकले हैं। तो ये गए वहाँ पर और देखा तो ढेरों ढेर लगे हैं। फिर और भी 4-5 कबाड़ी इलाके के जो उनसे भी ढूंढा गया, उनके यहाँ भी मिले। तो इसका मतलब पूरे के पूरे डाटा को कबाड़ी के हाथ में कुछ 2-4-500-1000 रुपये के लिए भेज दिया गया है। तो बकौल वीरेंद्र सचदेव 4-5 फॉर्म लेकर कोई कबाड़ी आया, पर 30,000 का आंकड़ा यहां पर बताया जा रहा है। और वो कबाड़ी कौन है, कहां से लाए गए, ये अपने आप में सवाल है, वो तो मैं आगे पूछने वाला हूं। लेकिन आज का सीधा सवाल, किश्तों में संकल्प, यूं होगा दिल्ली का कायाकल्प, वो भी किश्तों में ही होने वाला है क्या? और सबकी जो किश्तें हैं घोषणा पत्र की, वो कार्बन कॉपी भी हैं, तो भरोसा किस पर करें? और दिल्ली चुनाव में नई फांस, महिलाओं का डेटा कबाड़ी के पास। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के एक और अहम घटक, और यह भी दिल्ली चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, एक सीट पर एलजेपी का भी उम्मीदवार है, एक पर जेडीयू का भी, 68 पर बीजेपी का। तो एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पत्रकार भी रह चुके हैं अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार दबंग दिबांग मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और इस पैनल में सबसे युवा, मेरे बाद वो आप मानकर ही चलिए, आदेश रावल, तजर्बा अच्छा खासा है, वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो महेश बाबू, ये महिला सम्मान, ये तो कोरा अपमान किया जा रहा है कि अगर उनका डेटा जो है, या डाटा भी अलग अलग तरीके से उच्चारण कर सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक डिटेल्स वाली सारी जानकारियां कबाड़ी को दे दी। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई आपने। नहीं, ये किसने कहा? अच्छा, करा दी। एलजी के आदेश पे ऑलरेडी जांच जो है इसकी चल रही है, दिल्ली पुलिस कर रही है। कहां? अरे साहब, उसी दिन जब आप संदीप दीक्षित का जो आप देखिए जो शिकायत थी इसके ऊपर कि एसडीएम कार्यालय के बाहर जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहा है महिला सम्मान को लेकर, नहीं, वो उसकी जांच हो रही है, ये कबाड़ी को बेच दिए गए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप किसकी बात कर रहे हैं? महिला सम्मान की बात कर रहे हैं ना, हाँ जिस पे भाई, रजिस्ट्रेशन हो रहा था। जानकारी 30,000 महिलाओं की जानकारी कबाड़ी को बेच दी 2-4 में। हाँ, और वो जो लिया गया, जो वहां से इंफॉर्मेशन, जो उनका आईडी लिया गया, जो उनका अकाउंट नंबर लिया गया, और उस अकाउंट नंबर को लेकर और जो फ्रॉडिज्म किया गया उनके साथ, उसकी जांच चल रही है। और उस जांच में ये प्रमाण के रूप में, ये प्रमाण है कि तो एफआईआर की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो है, अब कोई आपके दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा, एफआईआर की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ऑलरेडी कंप्लेन दर्ज है। ऐसे पुलिस मैंने पुलिस बिना कंप्लेन दर्ज किए हुए बहनों की, महिलाओं की, माताओं की निजी जानकारी कह दिया, औने पौने दाम पर बेच दी, और आप एफआईआर नहीं कर रहे। उसका जांच हो रहा है ऑलरेडी, उसी का पार्ट है वो। उसका पार्ट कहां से हो गया? ये कबाड़ी को दी जा रही है। मैं तो कह रहा हूं ना कि अब तो एविडेंस और प्रमाण मिल गया, खुलासा हो गया। अच्छा, उसकी वीडियोग्राफी नहीं की, कौन कबाड़ी थे, कहां से लेकर आए, मैं तो ये गट्ठे, ये बताने की जरूरत नहीं उठाएगी बीजेपी। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने वो बात कही है, और कहां से लाए, ये कौन कबाड़ी कौन है? प्रेस में कही है, लुका छिपी करके थोड़ी की है। नहीं, ये गट्ठा ले आए, कहां से लेकर आए? वो गट्ठा नहीं था, और क्या था? वो प्रमाण है। अरे कहां से लाए? कहां से, जहां से ले आए वो उन्होंने बताया। वो नहीं बताएंगे। आपने 10 सेकंड में सारी चीजों को कंप्लीट कर दिया। मैं एक मिनट, हाँ, आज एक चुनौती दे रहा हूं, ओपन चैलेंज जी।
मैं पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अभी चला दूं और उस वहां पर एक भी जगह अगर वो बता रहे हो कि कहां से हम लेकर आए हैं। पहले तो आपको बता रहा हूं संदीप भाई, आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि तिमारपुर की कबाड़ी जो है, तिमारपुर उनसे में वो मिला। कौन सी दुकान है, उस कबाड़ी और का नाम क्या है, वो जांच का जानकारी विषय नहीं दी है। जा अगर रही। वो जांच का विषय है, अगर उस व्यक्ति का नाम खुलासा करते अच्छा, हुए उसके केस का वाजपेयी वो जी बताने हैं, की जरूरत नहीं, उस वाजपेयी- कबाड़ी के आप- कबाड़ खाने में आप बोलने या नहीं देते हो। उसके सबसे बड़ी गोदाम में दिक्कत क्या जाकर है, वीडियोग्राफी करने की नहीं, जरूरत हावी नहीं। हो जाते हो, एकदम हावी हो के आदमी को इतना डरा और सहमा देते हो कि अच्छा, आदमी की चीजें निकल नहीं पाती है। जो आदमी बोलने आता है वो भी भूल जाता है। ऐसे मत किया करो, डराने वाला काम मत करो। एक बात, दूसरी बात यह है कि संदीप भाई जो आपने बात कही, अब इससे बड़ा डरा प्रमाण, तो महिलाओं को आप रहे हैं। हाँ, आप इससे बड़ा नहीं, हम डरा नहीं रहे हैं। अगर आप उनके अधिकार के ऊपर कहीं उनका हनन हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, तो आप खड़े होइए। आप कहिए कि आपका ये बड़ा पाप, बिल्कुल, ये आपका बड़ा पीछा पाप नहीं अब छोड़ेंगे प्रमाणित रूप आम से आदमी सामने आ पार्टी गया। का। लेकिन अभी ये तो बताइए बोलिए, लेकर कहां से आए। बोलिए, इस देश में जो है पीछा अगर- नहीं छोड़ेंगे और आप जानते बिल्कुल, हैं। पर मैं अभी आपके आपका भी साथ- पीछा नहीं छोड़ूंगा। लेकर कहां से आए ये तो जानकारी देंगे ना। तिमारपुर के कबाड़ी से कौन कबाड़ी है, आपको एड्रेस बताएंगे। क्या है, आपको कौन सा बताएंगे। कबाड़ खाना है आपको वो। बताएंगे। सीआरपीसी में इस तरह की चीजों का उल्लेख जो है आपके टीवी चैनल सीआरपीसी, किसी पे अरे नहीं भाई हो वो सकता पुलिस है। अधिकारी नहीं है, अरे क्या वो बात कर रहे राजनेता हैं? है। वो वीडियोग्राफी तो करके वीडियोग्राफी दिखाएंगे की ना। बात आप अगर आपको नहीं मालूम है तो वाजपेयी जी से पूछ लीजिए। क्या? वो बताएंगे आपको कि कानून क्या होता है। अगर कोई कानून जांच क्या का होता विषय है? है, अगर कोई जांच चल रहा है किसी चीज पे, तो उसको किस तरह से मुझे कितनी बातें बतानी जरूरी है वो कानूनी बात दांव पे बताइए। इसको वाजपेयी साहब समझा देंगे। और मानहानि का मुकदमा मैं करे ना, मैं अगर झूठ शॉक्ड है। हूं। अरे भाई आप कह रहे हो कि मानहानि का मुकदमा करे ना आम आदमी पार्टी। अगर अच्छा, है हिम्मत आप तो- मुकदमा नहीं दर्ज अरे क्या बात कर रहे हैं, करेंगे। मुकदमा दर्ज हमारी है। माओ का, हमारी बहनों का डेटा आपसे किसने कहा? कबाड़ी के हवाले किया जा रहा है, पर भाई, आप एफआईआर मतलब नहीं कि इस बात करेंगे। को खींचे जा रहे हैं कि हम इसमें जांच नहीं हो रहा। और कमिश्नर इसकी तो पूरी जानकारी देनी मैं कह चाहिए रहा ना, हूं कि बाकायदा लेफ्टिनेंट जानकारी गवर्नर, दी ये जाए। तो चुनाव के अनाउंस होने से पहले एलजी साहब ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को और चीफ सेक्रेटरी को, दोनों को डायरेक्शन दिया है, राइटिंग में दिया है। उससे बड़ा एफआईआर, उससे बड़ा वो जांच इस कुछ नहीं हो प्रेस सकता। कॉन्फ्रेंस में बाकायदा शब्द से है। देखो, मैं सारा सब कुछ लिखवा के भी लाता हूं, ऐसे नहीं करता हूं मैं जी। कि भाई हवा में कोई बात कह दी। अब दूसरा सवाल भी है। और क्या? अच्छा, आपको लगा कि पीछा छूट गया? इतना जल्दी थोड़ा छूट जाएगा। क्या आप मतलब इसको बड़ा हल्के में ले रहे हैं? 71,74,000 हमारी माएं, बहनें, हमारी बेटियां, उनकी निजी जानकारी का सवाल है। मैं और तो आप कह रहा सोच रहे हैं हूं, मैं पीछा मैं तो छोड़ उनके दूंगा। साथ हूं और मैं तो वीरेंद्र धन्यवाद सचदेवा करता ने हूं, क्या साधुवाद कहा देता हूं कि सचदेवा साहब इस का। कथित फर्जीवाड़े की शिकायत पुलिस में भी करनी है, करेंगे। करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं दिल्ली पुलिस को शिकायत दूंगा कि कैसे चुनाव के समय इतनी निजी जानकारियां ली गई और कबाड़ी में दी गई। अच्छा, शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। नहीं साहब, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक प्रमाण है और जब वो शिकायत करेंगे तो ये उसी जांच का पार्ट होगा। मैं फिर से कह रहा हूं और आपको एक बात मैं बताऊं, इससे बड़ा प्रमाण और इससे ज्यादा प्रामाणिक पुख्ता सबूत मैं समझता हूं, अगर कहीं थोड़ी सी भी कहीं मतलब अगर आपके अंदर पुख्ता जमीन सबूत है है कि भाई कोई आदमी, ये तो मतलब जीता जागता मैंने आंखों में धूल झोंकने वाला ये बड़ी खबर है, सनसनीखेज खबर है। और मैं तो महिलाओं बोल रहा के हूं। साथ धोखाधड़ी है और दिल्ली में धोखाधड़ी हो गई। आप बस कह रहे हैं प्रेस कि कॉन्फ्रेंस में सचदेवा जी ने एक गट्ठा कागजों का अरे दिखा भाई दिया ये और तो बात खत्म। ये तो ऐसा है शूट कोई एंड स्कूट कहते हैं इसे। सर मैं अभी फिर से कह रहा हूं, इसके ऊपर तो जो चीज इतना प्रमाण आने के बाद आपको दिखेगा कि अब इसमें किस तरह के कार्रवाई, कानूनी तो कार्रवाई हो मतलब रही ये है। तो आप फंस गए हैं अनुराग डांडा। महिलाओं का सम्मान की बात कर रहे हैं, ये तो निरा अपमान है। महिलाओं का इससे बड़ा अपमान हो सकता है? कबाड़ खाने में जाकर दे दी निजी जानकारी। संदीप भाई, ये चुनाव चल रहा है, इनको जाना तो चाहिए इस टाइम वोटर के पास, और ये पता नहीं कहां कबाड़ में मुंह मारते घूम रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है, कई बार दया आती है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर कि इनके प्रदेश अध्यक्ष को इस वक्त चुनाव की रणनीति बनानी चाहिए थी, अपने कैंडिडेट्स का कैंपेन तय करना चाहिए था, मैनिफेस्टो बनाना तो चाहिए दिल्ली था को ठीक पूरा तरीके से। कबाड़ का ढेर नकल आपने मार बनाया। मार के कबाड़ 3 की किस्तों बात में तो मैनिफेस्टो होगी, लेकर के कबाड़ आते में हैं। आएगी। दिल्ली को भी कबाड़ का ढेर बना दिया और हमारी माएं, बहनें, हमारी बेटियों की निजी जानकारी कबाड़ी को दे दी। संदीप भाई, पहले तो बीजेपी जो कहे उसको फेस वैल्यू पे ले लेना अपने आप में सबसे बड़ी गलती होगी। नहीं, मैं तो आपकी क्योंकि बात आज भी ही फेस प्रवेश वैल्यू वर्मा पर जी ने नहीं अभी कुछ लेता। देर पहले ट्वीट किया, मैं उनका किसी वीडियो देखिए। राजनेता, किसी राजनीतिक दल की बात फेस मैं वैल्यू यही पर कह नहीं रहा हूं लेता। कि हाँ,
तो हमने जो योजना जारी की, हमने जो उसमें रजिस्ट्रेशन किए, वो पूरी तरह से हमारे पास सेफ है। लाखों महिलाओं ने, माताओं बहनों ने पूरा ट्रस्ट दिखाया अरविंद केजरीवाल जी पर और हमारी योजना में रजिस्ट्रेशन भी कराया। इन्होंने 200-400 रुपये बढ़ा के अनाउंसमेंट किए नकल करके, उसके बावजूद भी कोई रजिस्ट्रेशन इनके यहाँ हुआ क्या? कोई रजिस्ट्रेशन इनके यहाँ माताओं बहनों ने कराया क्या? आपका तो रजिस्ट्रेशन ही फर्जीवाड़ा था। आप उसे दिल्ली सरकार की योजना बता रहे थे। दिल्ली सरकार की योजना थोड़ा, वो तो आपके घोषणा पत्र का हिस्सा था। वो तो सरकार बनेगी, कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, उसी के बाद 2100 रुपए दिए जाएंगे। कोई एक संदीप जी किसी एक जगह पे बता दीजिए जहां इसको दिल्ली सरकार की योजना बताया गया हो। हमने तो बहुत क्लियर कट कहा कि हम मैनिफेस्टो में लेकर के आ रहे हैं और इतने बड़े बड़े, देखिए मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ साथ लेके भी आया हूँ, इतने बड़े बड़े पोस्टर हमने जारी किए कि ये घोषणा है अगले चुनाव के लिए, आने वाले चुनाव के लिए। इसमें जब जीतेंगे, सरकार बनाएंगे तो 2100 रुपये हर बहन बेटी को देंगे, हर महिला को हर महीने देंगे। हम तो अपनी ओरिजिनल योजना लेके आए। इनसे पूछो ना इनकी ओरिजिनलिटी कहाँ है। आज जब ये घोषणा कर रहे थे, अगर ये आरोप सच्चे निकलते हैं, सार्वजनिक माफीनामा देगी आम आदमी पार्टी। अगर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अगर मगर में मत पड़िए ना। कॉपी पेस्ट की इनकी आदत है, पहले दिन से कर रहे हैं, बाद में सब झूठ निकलता है। ये तो गोल्डन टॉयलेट भी दिखा रहे थे, बार भी दिखा रहे थे, शीश महल में स्विमिंग पूल भी दिखा रहे थे। जब हम वहां जाने लगे फिर छुप गए पेड़ के पीछे। तो मुझे लगता है कि छोड़ दीजिए इनके ये अगर मगर के चक्कर में मत पड़िए। जो मुद्दे हैं उन पे रहना चाहिए। जो ये क्या मैनिफेस्टो में लेके आए, हम क्या लेके आए, उस पर चर्चा होनी चाहिए दिल्ली के लोगों का, जिससे फायदा हो। ये जानबूझ के कबाड़ में जाना चाहते हैं, ये जानबूझ के गंदगी में जाना चाहते हैं, जानबूझ के हिंदू मुस्लिम में जाना चाहते हैं, ये जानबूझ के जात पात करना चाहते हैं। अगर सही तरीके से दिल्ली की योजनाओं के ऊपर चर्चा हो तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से पहले ही चुनाव हार जाएगी। क्योंकि पहले तो इन्होंने अपना प्लैंक छोड़ दिया। पहले ये कहते थे मुफ्त की रेवड़ी गलत है, देश के लिए बर्बाद कर देंगी। अब ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, सारी योजनाएं चालू रहेंगी। फिर अगर चालू रहेंगी तो भाई तुम्हारे मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है? ये फ्री बिजली इनके मैनिफेस्टो में है क्या? फ्री पानी इनके मैनिफेस्टो में है क्या? जो महिलाओं की फ्री राइड इनके मैनिफेस्टो में है क्या? पर अभी मुद्दे पर रहते हैं, एक सेकंड अनुराग, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये दावा सनसनीखेज है। दिबांग किसकी बात को माने? वीरेंद्र सचदेव अगर जो दावा कर रहे हैं, ये तो बहुत गंभीर मसला है कि 30,000 ऐसे महिलाओं की जानकारी, निजी जानकारी कबाड़ में बेच दी गई हो, तो भाई वो कौन कबाड़ी है, कहां से लेकर आए, वो तो पूरी जानकारी देनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। या ये आम आदमी पार्टी कह रही है ये तो ऐसे ही हैरी फैरी खामखा के आरोप लगाते हैं, अगले दिन दूसरे मुद्दे को उठाने लग जाते हैं। किसे माने? संदीप, आप अनुभवी पत्रकार हैं, आपने एक नहीं कई कई चुनाव देखे। मतलब आप इसको वाकई में सीरियस समझ रहे हैं क्या? हाँ। आप जिस तरह से इसको पेश कर रहे हैं उससे लग रहा है कि बहुत ही सीरियस बात हो गई। हाँ। अरे भाई चुनाव चल रहा है। हाँ। उन्होंने क्या कहा? हाँ। आप क्या लगता है उन्होंने क्या कहा कि कोई एक कबाड़ी ने आके दिए? एक नहीं, 4-5 कबाड़ी थे। हाँ। भाई आप कबाड़ में जब बेचने जाते हैं, आप 4-5 कबाड़ियों को बेचते हैं कि एक जगह बेचते हैं? अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं तो एक ही को बेचता हूँ, 4-5 को तो नहीं बेचता। तो आप उनकी स्टोरी सुनिए ना। अभी तो चुनाव में कई दिन बचते नहीं, वो हैं। ये जो कोई किसी मोहल्ले की, कोई किसी मोहल्ले की, एक गलती इन्होंने की इसमें। हाँ। कि ये जो आरोप है चुनाव से ठीक पहले दिन, एक दिन पहले लेकर आना चाहिए था। उसमें क्या हो, कवर अप की जगह कम बचती है। हाँ। अब तो बहुत जगह बची हुई है। अब कितना रफू करें महेश वर्मा? मतलब मैं ये कह रहा हूँ तो मतलब रफू करने की भी एक सीमा होती है ना। देखिए इनको भी हंसी आ रही है। पूरा कुर्ता या पजामा ही फटा हुआ हो, आप कहोगे जी मेरी बातों इसको रफू करना है। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव बहुत दूर है अभी। इस तरह के तो कई चीजें आएंगी, एक से एक बड़े सनसनीखेज खुलासे हम लोगों ने देखे हैं चुनाव में। और ये कोई नई बात नहीं है, और मुझे लगता है कि जनता भी जानती है। ये एक दिन की हेडलाइन की कोशिश है, अगले दिन बात खत्म। एक दिन के लिए तो हो गया ना, बहुत बड़ी बात हो गई। आप भी कह रहे हैं सनसनीखेज, और ये मैंने सुना आपको, तो आप जिस गंभीरता से इसको पेश कर रहे थे, मुझे लगा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि हम लोग तो नहीं, गंभीरता से एक और बात हम लोग पेश की गई, समझदारी से देखते हैं, भालने चैनल माने जाते पत्र हैं। भी पूरी गंभीरता मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ लोग जिस तरह से बात करते हैं इसके बारे में। हमने अभी हाल फिलहाल में ट्वीट करने शुरू किए। जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, हमारी जो बातचीत होती है उसके बारे में, मैं खुद हैरान हूँ कि लोग ऐसे भी हैं देखने वाले, और इस नजरिए से भी देखते हैं। हाँ। पर यहाँ पर एक और गंभीर जो बात है वो है संकल्प पत्र। अब किश्तों में आया तीसरा,
और अमित शाह की भी एंट्री हुई है, और अब जो 1700 अवैध कॉलोनियों को मालिकाना हक देने की भी बात कर रहे हैं, वो 13,000 सील हुई दुकानों को खोल देंगे, यमुना का रिवर फ्रंट बन जाएगा अहमदाबाद की तर्ज पर। तो अब जो ये खाका तैयार हो गया है, क्या मुद्दों की लड़ाई हो रही है या मुद्दे अभी भी गौण हैं? दिबांग, मुद्दों की तरफ आ रहे हैं या ये घोषणा पत्र के नाम पर रेवड़ियों पर ही ज्यादा लोगों का ध्यान जा रहा है? देखिए, एक बात तो साफ हो गई पिछले कुछ जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनसे, कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रेवड़ी है। जिसने जितनी अच्छी रेवड़ी खिलाई उसको उतने ज़्यादा वोट मिले। इसमें एक बात ये भी है कि अगर आप सत्ता में नहीं हैं तो आप बड़ी से बड़ी रेवड़ी भी देंगे तब भी लोगों को वो बड़ी नहीं लगती है, क्योंकि जो सत्ता वाला है वो दे रहा है लगातार रेवड़ी। आपने देने का वादा किया है, अब वादा इनकम्बेंट को इनहेरेंट एडवांटेज है जी, जैसा हेमंत सोरेन को झारखंड में थी और महायुति को महाराष्ट्र में भी देखा, हमने देखा। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक सबसे बड़ा खेल रेवड़ी का हो गया है। आप इसको रेवड़ी कहते हैं, मैं इसको रेवड़ी नहीं मानता हूं, बाकी सब लोग रेवड़ी कहते हैं। मैं ये मानता हूं कि ये अच्छा कर रहे हैं, कम से कम गरीब लोगों के पास कुछ पैसा, कुछ मदद उनको आर्थिक मिल रही है, सीधी मदद मिल रही है। नहीं, आपका फेयर पॉइंट है। कॉर्पोरेट जगत को 14 लाख करोड़ रुपए उनके बट्टे खाते में डाल दो, कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत दे दो, आपको मुझको मिडिल क्लास को कोई रियायत नहीं। इसमें हैरानी की बात, चुप्पी, इसमें हैरानी की बात, काला सूट गुलाबी अखबार वाले चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। कॉर्पोरेट तो ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा इस मामले में अगर हैरानी है तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से है। कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह और पेंशन बढ़ाने की बात होती है तो आप कहते हैं पैसा नहीं है, पर आप रेवड़ी पर आप रेवड़ी बांटने को तैयार है। अरे हजूर, आपको तो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, दिल्ली में घर मिलता है, सब आपके और भी इंतजाम नहीं, नहीं, उसके अंदर एक और बात है दिबांग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और कोई ये सवाल क्यों नहीं उठाता, कोई भी सरकारी ऐसी संस्था है क्या जो समर वेकेशंस भी लेती है और विंटर वेकेशंस भी लेती है? सुप्रीम कोर्ट के जज आप हैं। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के मतलब गलत सवाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस समर वेकेशन और विंटर वेकेशन लेंगे। संदीप, इसमें कभी न्यूज चैनल में किसी सरकारी महकमे में ऐसे होता है कि आप समर वेकेशन ले लें, विंटर वेकेशन ले लें? बिल्कुल नहीं। संदीप, आप इसमें गलत कर रहे हैं। मैं गलत कर रहा हूं। आप वकील से पूछ रहे हैं कि आपके जज साहब ऐसे क्यों हैं? तो ही इज आल्सो एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ना, ही इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस चाहते हैं तो जरूर लें। हजूर, आप और पैसे लें, आप 2.5 लाख से खुश नहीं, या 5 लाख लें तनख्वाह, पर जो गरीबों को मिल रहा है, जिनके पास कुछ उसमें नहीं क्यों है, परेशानी जो कुपोषण के शिकार हैं, जो महिलाएं, जो एनीमिया के शिकार हैं महिलाएं, आज दिहाड़ी मजदूर जो समर वेकेशन विंटर वेकेशन नहीं ले सकता। नहीं, वो तो उन लोग पढ़ाई करते ना। मैं कह रहा हूं वहां मैं नहीं जाना चाहता। मैं इसी से संतुष्ट हूं कि कुछ लोगों को मिल रहे हैं, पर आप अगर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो मुझे आपसे बहुत नाराजगी है। और हजूर, मैं एकदम बिल्कुल ना खुश हूं, और आपको कतई इस तरफ से नहीं करना चाहिए। और आप लोग तो सच्चाई जानते हैं, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, एजुकेशन, हर मामले को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आपको छुट्टी मिलती है तो आप कह रहे हैं ये रेवड़िया, ये आपको उस शब्द पर भी आपत्ति है, लगातार आपने ये स्टैंड मेंटेन भी किया है, लेकिन एक वाजपेयी घूम फिर के रेवड़ियों के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल जो 2 दर्जन से ज्यादा बार प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई 2022 से लगातार कहा है, ये कर्ज लेकर घी मत पिलाओ, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, तो वो सब एक जैसे निकले भाई। एक चीज करेक्ट कर लेते हैं दिवांग साहब की, कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया, अभी तक कोई ऑर्डर सेटिसाइड नहीं किया किसी स्कीम को। एक सेकंड, ऑब्जर्वेशन थी ना, ऑब्जर्वेशन अभी कहाँ ऑब्जर्वेशन, राइटिंग, ये तो मुंह जबानी आर्ग्यूमेंट में कई चीजें आती है। दे हैव नॉट रिजेक्टेड एनी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर वन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मुंह जबानी भी ऐसी बात करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का जज हैं, तो मेरी निगाह में ये शर्म की बात है। देखिए, मुझे लगता है कि इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को। गरीब लोगों के लिए आप जानते हैं कितना कुपोषण है, 67%, 66-67, एक वर्ड बोलता हूं, यहाँ एनीमिक है इस देश में। एक वर्ड बोलता हूं मैं ये कहता हूं कि इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे डिनाई कर देगी? आपसे माफी चाहता हूं। एक मिनट महेश भाई, अभी 2 को ही रहने दो, मैं तो ये क्रॉस टॉक हम सिंपल से इतनी बात करें कि अगर ये फ्री रेवड़ी जो है इसको सब्सिडाइज वर्ड यूज करें, एंड इट शुड कन्फाइन टू बीपीएल ओनली, और अगर ये मैंडेट है तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कैसे कर देगी? ये कर रही है क्या सुप्रीम कोर्ट कैसे रिजेक्ट कर सकती है? आप और बीजेपी, एक मिनट रुकिएगा, बिल्कुल।
बीजेपी और एनडीए यही कर रहा है अब कि नहीं बिलो पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी रेखा से नीचे 81 करोड़ 35 लाख लोग हैं जिनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। वो किस परिस्थिति में शुरू किया गया ये ध्यान में रखना होगा। तो बदल गई। देखिए, और अगर कोई आदमी ये प्रवचन लेता है या प्रण लेता है, मैं ये कह रहा हूं सब एक जैसे निकले भाई, बात तो ये है ना। नहीं, ऐसा रेवड़ी नहीं की है। लड़ाई पर आप हो भाई एक जैसे ऐसा भाई। नहीं है। आपके अगर पल्ले पैसा नहीं है, आपका बजट अगर परमिट नहीं करता है, तो आप फ्रीबी क्यों बांटेंगे? और फ्रीबी मैं तो इसमें भी ऐतराज दिल्ली करता पर हूं। 3-4 हजार करोड़ रुपए का डेफिसिट पहली बार आ रहा है, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है केंद्र तो सरकार पर। वो सब स्क्रूटनाइज होना चाहिए, उसकी जुडिशियल करेगा? स्क्रूटनी होनी चाहिए, गाइडलाइंस आनी चाहिए कि ये वीपीएल तक कन्फाइन रहेगा या रिच महिलाओं को भी मिलेगा। ये डिबेट का विषय है। लेकिन ये बात सही है कि फ्रीबी के नाम से अगर ये पिछला सवाल लीजिएगा, टैक्सपेयर की मनी, थोड़ा सा क्रिकेट पिच की भी बात आ गई है। पिछला सवाल लीजिएगा और थोड़ा इसका जवाब दीजिए। सबा असलम हैं, अलीगढ़ वासी हैं, ये कह रही हैं कि या कह रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, सबा, क्योंकि सबा करीम महिला का भी नाम हो सकता है और पुरुष का भी हो सकता है। केजरीवाल ने बीजेपी को अपनी सियासी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर रखा है और बीजेपी को उसी पिच पर खेलते हुए साफ वो दिख रही है कि उसने, अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ियां बांटनी शुरू की, आपको भी वही करना। देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं और चुनाव के समर में हैं, तो राजनीतिक अब भाई पार्टियां 13,000 सारे हथकंडे दुकानें अपनाएंगी। खोल देंगे। अच्छा, अभी तक क्यों नहीं खोल रहे थे? देखिए, ये तो मैनिफेस्टो में कमिटमेंट तो देना पड़ेगा ना कि अच्छा, विजन देना क्या है पड़ता आपका। लेकिन वो आपका पहला वाला मुद्दा जो था कबाड़ी वाला, वो मुद्दा इतना आसान नहीं है, इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है वो। अच्छा, बताइए ना। यस, अगर किसी के डाटाज आपने ले लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने और तो उस डाटे एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? तो क्यों नहीं? जांच चल रही है, ठीक है, उसने जांच चल रही है। वो तो जांच तो संदीप दीक्षित की शिकायत भाई पर है अगर जांच है तो उसी कि का वो हिस्सा हो जाएगा सरकारी, ये। वो सरकारी एक कार्यक्रम के तौर पर, योजना के तौर पर ये डेटा लिया गया या राजनीतिक दल के उसी घोषणा योजना पत्र के तहत आधार तो पर? डाटा लिया और वो डाटा अगर कबाड़ी को भेज दिया तो उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो नहीं हो जाएगी। आज एफआईआर ये फ्रॉड नहीं है। अच्छा, ये एफआईआर नहीं होनी सब्सिक्वेंट चाहिए, एफआईआर ये जानकारी भी नहीं देनी है। सब्सिक्वेंट क्या एफआईआर बोलते हुए दिखाई दिए वीरेंद्र सचदेव? 4-5 कबाड़ी आए, 3-4 कबाड़ी आए कि जी हमारे को ये आप उसको इतने डाउट की नजर से कैसे देख लोगे? अच्छा, डाउट की नजर आप से कल हम लोग सैफ अली पे डिस्कस कर रहे थे, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उस वक्त भी हमारा यही स्टैंड था कि लेट देम कंप्लीट और उसके बाद आप प्रोग्राम करिए और फिर उनको जूता मारिए कि भाई आपने झूठ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? राजेंद्र कुमार काइनौर है, मोहाली वासी, वो कह रहे हैं बार बार संकल्प पत्र जारी करने की बौखलाहट बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकती है क्या? वो किस्तों में आ रहा है ना। किस्तों से क्या मतलब है? उन्होंने अपना एक विजन है, उसको सरकार ने जनता के सामने रख दिया बीजेपी ने, और जनता उसको अगर महसूस करेगी ठीक है तो वोट देगी, अगर नहीं करेगी तो नहीं देगी वोट। ये तो 8 तारीख को पता चलेगा ना। ये 8 तारीख को। लेकिन बीजेपी को इतने हल्के में लेना भी ठीक नहीं है। नहीं, हम तो हल्के में किसी को भी नहीं लेते। केजरीवाल का पूरा कैरेक्टर एक्सपोज हो चुका है। भ्रष्टाचार के मामले में जो सारे के सारे नेता जेल में गए इनकी पार्टी के, क्या जवाब है उनके पास? देखिए, वो नहीं, जनता अब भ्रष्टाचार की बात आ गई। एक बार अनुराग ढांडा आपके पास फिर आ रहा हूं आज थोड़ा, क्योंकि आरोप आपने सिर्फ बीजेपी और आपकी लड़ाई नहीं, ये आप और कांग्रेस में ये अजीबोगरीब जो लड़ाई चल रही है। अब बेईमानों की फेहरिस्त सूची जारी करते हैं, पोस्टर लगा देते हैं, पोस्टर दिखाइएगा पीसीआर, और चलिए प्रधानमंत्री मोदी पहले नंबर पर, अमित शाह दूसरे नंबर पर, वो तो आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। लेकिन राहुल गांधी तीसरे नंबर पर, राहुल और केजरीवाल तो साथ साथ घूमते दिखाई दे रहे थे चुनाव में, अभी लोकसभा चुनाव में। अब वो बेईमान हो गए। देखिए संदीप जी, महाभारत के युद्ध में भी जब धर्म और अधर्म दो अलग पक्ष खड़े हुए तो उसमें सारे रिश्तेदार ही थे, उसमें सारे दोस्त ही थे, उसमें सारे पहचान वाले ही थे। लेकिन निर्णय इस बात से होता है कि कौन धर्म के साथ खड़ा है, कौन अधर्म के साथ खड़ा है। यहां भी निर्णय इस बात से होगा कि कौन ईमानदारी के साथ खड़ा है और कौन बेईमानी के साथ खड़ा है। तो अगर संदीप दीक्षित जी को प्रवेश वर्मा कैश बांटते हुए नजर नहीं आएंगे, अगर संदीप दीक्षित जी को लोटा बांटते तो हुए फर्जी संदीप वोट दीक्षित बनवाते हुए बेईमान हुए, प्रवेश राहुल वर्मा गांधी नजर कैसे नहीं आएंगे। बेईमान है? थोड़ा और ये तो जब बताइए, बेईमानी कहां की है, कहां भ्रष्टाचार किया है, आपको उसी पे कहां आ रहा हूं, दिखाई संदीप दिया? जी, उसी पे आ रहा हूं। हाँ, संदीप दीक्षित की भी फोटो है, संदीप दीक्षित की भी फोटो है, उसमें उसी पे आ रहा हूं, एक एक करके तीनों का ही बता रहा हूं। फिर उसके बाद जब अजय माकन जी, जिनसे कुछ दिन पहले वोट मंगवा रहे थे, उनको देशद्रोही बताएंगे, और हम जब पूछेंगे राहुल गांधी जी से कि आपकी इसमें सहमति है कि नहीं है, और राहुल गांधी जी अगर चुप रहेंगे
तो फिर किसकी तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से ये चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस उसको अगर पूरी मदद कर रही है तो बेईमानों के साथ ही खड़ी है, बेईमानों की टीम में ही शामिल है और अरविंद केजरीवाल को घेर करके चक्रव्यूह बना करके उनको खत्म करने का प्रयास दिल्ली के अंदर किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर। तो ये ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई में राहुल गांधी तो कह रहे हैं अकेले मैं ही लड़ रहा हूं, अडानी मामले पर मैं ही सबसे मुखर हूं, सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा हूं, बाकी इंडिया गठबंधन के तमाम घटक तो पीछे हट गए, चोर दरवाजे से निकल लिए उस मामले पर। इसीलिए उनके नेता मोदी जी को, अमित शाह जी को नहीं कहेंगे, कानून व्यवस्था के बारे में उनको नहीं घेरेंगे, उनको भ्रष्टाचारी नहीं बताएंगे, केजरीवाल जी को देशद्रोही बताएंगे। और राहुल गांधी जी बैठ करके अगर देखेंगे तो फिर ऐसा ही होने वाला है। कांग्रेस अगर ये नहीं जानती है कि वो मोहरा बनकर के भारतीय जनता पार्टी का अगर अटैक करेगी और अरविंद केजरीवाल जी को अगर खत्म करने का प्रयास करेंगे तो वो अपने आप को ही बेईमानों की तरफ खड़ा कर रहे हैं। तो मतलब महाभारत युद्ध से तुलना कर रहे हैं अनुपम, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। सुनिए ना अनुराग, अब अनुपम को भी थोड़ा बोलने दीजिए। धर्म और अधर्म की लड़ाई है, धर्म के साथ हैं, बेईमानी कर रहे हैं आप, तो राहुल गांधी बेईमान हो गए आम आदमी पार्टी की निगाह में। संदीप जी आपने बहुत दिल खोल के समय दिया है इन दोनों पार्टियों को। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे भी समय दीजिएगा थोड़ा। और मुझे बड़ी खुशी हुई, अनुराग भाई हमारे पुराने मित्र हैं, धर्म की व्याख्या कर रहे हैं और मैं इन्होंने धर्म का पालन किया है, पहले भी किया है, लंबे समय पत्रकार रहे हैं, अब पार्टी में है तो भी धर्म का पालन कर रहे होंगे। और इन्होंने जो अधूरी धर्म की व्याख्या की है जिसमें भ्रष्टाचारियों की लिस्ट निकाली है, तो मैं आपके सामने एक और भ्रष्टाचारियों की लिस्ट निकाल देता हूं जो अरविंद केजरीवाल ही ने ही अलग समय पे जारी किया था। अब लिस्ट तो बहुत लंबी है, लंबा समय लग जाएगा, मैं बस ये बता देता हूं कि उन भ्रष्टाचारियों में से जिनको इन्होंने बाकायदा सूची जारी करके घोषित किया कि देश के सबसे बड़े भ्रष्ट लोग हैं, उनमें से किन किन से माफ़ी मांगी अरविंद केजरीवाल ने। अरुण जेटली से माफ़ी मांगा, नितिन गडकरी से माफ़ी मांगा, कपिल सिब्बल से माफ़ी मांगा, विक्रम मजीठिया से माफ़ी मांगा, न जाने कितने ऐसे लोगों पे आरोप लगाए और फिर उनसे माफ़ी मांगा। तो इनके धर्म की जो अधूरी व्याख्या है वो मैंने इनके लिए पूरी कर दी है। धर्म का बखान कर रहे हैं ऐसे समय में। असल बात क्या है संदीप जी, ये देखिए, असल बात यह है कि दिल्ली की जो चुनावी लड़ाई है वो दो तरह के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बीच है। एक है कांग्रेस का शीला दीक्षित का मॉडल जो काम का मॉडल था, और दूसरा मोदी और केजरीवाल का मॉडल है जो सिर्फ नाम का मॉडल है और धोखे का मॉडल है। पिछले 10 साल से दिल्ली की जिम्मेदारी आम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप छीटाकशी करते रहे हैं, यह भी इनका धर्म होगा शायद। लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली की जो हालत हुई है वो ये है कि ना दिल्ली के लोग साफ पानी पी सकते हैं, ना साफ हवा सांस ले सकते हैं, बारिश में बाहर निकल जाए तो सड़क पे चल नहीं सकते हैं, पानी इतना ज्यादा, जाड़े में हालत खराब, एयर क्वालिटी इतना खराब। यमुना की क्या हालत है वो आप देख लीजिए। कभी तरह तरह के, मैंने जो कहा ना, देखिए ये मोदी केजरीवाल का जो धोखा मॉडल है, मैं एक साथ क्यों बोल रहा हूं, ये लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आया प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता इन दोनों के बयानों किया बिल्कुल नजर आया। पार्टी के साथ मैं जी मैं बता रहा हूं, ये जो अभी जो धर्म की बात इन्होंने की थी वही लोकसभा चुनाव के समय असल सही मायने में इस वक्त इस देश में अगर कोई बड़ा संघर्ष देश के स्तर पे है तो वो है दो तरह की विचारधारा के बीच में। दो विचारधाराओं के केंद्र में है, एक भाजपा आरएसएस है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। और ये एक अलग लड़ाई है जिसमें आम पार्टी की कोई गिनती नहीं है। असल में वो तो शिकायत भी नागपुर ही करते हैं, दो भाइयों के जमीन का झगड़ा है, दोनों के बीच कुछ मामला होता है, एक ही जगह शिकायत होती है। तो वो लोकसभा चुनाव में एक अलग वैचारिक लड़ाई थी। इस वक्त सत्ता जो है वो आम पार्टी के हाथ में है और भाजपा के हाथ में है। पिछले 10 साल का जो कुशासन रहा है, जो झूठ बोला गया है, जो ब्लेम गेम हुआ है सिर्फ दिल्ली की जनता के कीमत पे, उनके सपनों के बेईमानी का, और आज दिल्ली को ऐसा बना दिया गया है। संदीप जी मैं एक आखिरी, हाँ बोलिए संदीप जी, आपने बहुत समय दिया है भाजपा और अरे मैंने अभी आपका समय कहां समाप्त हो गया, मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जी मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त ये हालत है आज की दिल्ली की 3 निशानी, जहरीली हवा, बिखरा कूड़ा
और नल में अरे ये गंदा तो चुनावी पानी। रैलियों में ये बताने दिल्ली के लिए आम बहुत लोगों कुछ की है, कहानी स्टूडियो है। में बताने इस से पर नहीं। चर्चा, सवाल बहस होनी सवाल चाहिए। जो मैं आपसे पूछ नहीं, रहा नहीं, ये हूँ, आम ये लोगों को प्रभावित करता है ये मुद्दा। ठीक हाँ, है, पूछिए, लोगों जी। को प्रभावित करता है, पर राजनीतिक बेईमानी की भी बात कर रही है आम आदमी पार्टी कि फर्जीवाल, देशद्रोही, फ्रॉड किंग किसे बताती है कांग्रेस? वो अरविंद केजरीवाल को। एफआईआर संदीप दीक्षित किसके खिलाफ दर्ज कराते हैं? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। परवेश वर्मा वहां पर लिफाफे में 1100 रुपए देते हुए ऑन कैमरा कैद किए जाते हैं। आप एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं बीजेपी के खिलाफ। तो ये राजनीतिक बेईमानी नहीं है क्या? आप कह रहे हैं वो दोनों एक कैंप के हैं, देखिए संदीप भाई, आम आदमी पार्टी इस- कह रही इस है आप देश बीजेपी में- की मदद करने उतर पड़े हैं। इस देश में नहीं, देखिए इस देश में जो राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा नादान होगा वही ये बात कह सकता है कि कांग्रेस बीजेपी की मदद या बीजेपी कांग्रेस की मदद कर सकती है। देश की राजनीति की दो धुरी की बात आप कर रहे हैं, नदी की दो अलग अलग धाराओं की बात आप कर रहे हैं। ये लोग करते हैं ना नागपुर शिकायत, हम तो नहीं कहते हैं ना। अरे वैचारिकी है अलग, विचारधारा का संघर्ष है अलग। आप कैसी बातें कर देते हैं? नादान से नादान लोग इनकी इस बात को मानेंगे? ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती कुमार है। हैं और हमारे बात यह है कि दर्शक, आज ये एक मिनट, भ्रष्टाचारियों की अनुपम सूची पंजाब निकाल रहे वासी हैं। इनसे पूछिए, इनसे पूछिए संदीप दीक्षित से कब माफी मांगेंगे, ये कितने महीने में और कितने साल में मांगने वाले हैं, ये भी पूछ आर लीजिए। कुमार आज पंजाब आरोप के लगाया रहने है वाले ना, हैं हमारे कितने महीने बाद दर्शक। संदीप दीक्षित से माफी मांगेंगे? अनुपम, मैंने अभी आपसे सवालों का सिलसिला खत्म नहीं किया, आप ऐसे बोलने लगे। आपको लगता है कि बस आखिरी सवाल हो गया? अभी है, वक्त है, परेशान मत होइएगा। आर कुमार का सवाल भी सुन लीजिए। 6 महीने पहले राहुल और केजरीवाल दोनों ईमानदार थे, पर अब एक दूसरे को बेईमान कहना मौका परस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है। मौका परस्ती दोनों तरफ से हो रही है। आप भी मौके पर चौका लगा रहे हैं सियासी फायदे के लिए। अब वो केजरीवाल बेईमान हो गए, केजरीवाल की निगाह में राहुल गांधी बेईमान हो गए। नहीं संदीप भाई, हम तो देखिए तथ्यात्मक बात कह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कांग्रेस के किसी नेता को बेईमान, तो उनको उसके तथ्य और सबूत देना चाहिए। और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उनका ये रहा है कि जब भी वो किसी को बेईमान कहते हैं तो कुछ महीने कुछ साल के बाद उनसे माफी मांगते हैं। ये तो इतिहास गवाह है ना नहीं, इस यहाँ बात पर का। राजनीतिक हम बेईमानी कोई भी कह बात रहे जो हैं। कह रहे हैं, हम गवर्नेंस पे भ्रष्टाचार सवाल उठा नहीं, रहे हैं। ये हम अधर्म के साथ हैं हम आप। आपके वादे, वो कह रहे हैं धर्म की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अधर्मियों के साथ हो गए तो राजनीतिक बेईमानी कर रहे हैं। यही कह रहे थे ना देखिए- अनुराग ढांडा आप, या भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर? मैं एक और क्लैरिटी ले लूं, अनुराग। देखिए बिल्कुल संदीप जी, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जो बेईमानी कर रहा है, सरेआम वोट खरीद रहा है, फर्जी वोट बनवा रहा है, अगर आपको उसमें खामी नजर नहीं आती है, अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं तो आप भी बेईमान हैं, फिर आप ठीक है ईमानदार बने नहीं रह अनुपम, सकते हैं। अब जवाब दीजिए। इसके बाद आदेश रावल जी संदीप जी, हाँ बिल्कुल। तो जो बात वो कह रहे हैं, देखिए चुनाव आयोग ने जिस तरह के काम पिछले लंबे समय से किया है, उस पर जिस तरह कांग्रेस ने सवाल उठाया है, अभी तो अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट देते घूम रहे हैं चुनाव आयुक्त को। सच्चाई तो ये है, आप हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि हम कुछ गड़बड़ियों के खिलाफ सवाल नहीं उठाते हैं। तो ये देखिए, ये हास्यास्पद है। आपके जितने भी दर्शक देखेंगे उस बात को समझेंगे कि अगर आज के समय में देखिए, पिछले 10 साल में दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस पे झूठे आरोप लगा के राजनीतिक सत्ता 2 लोगों ने प्राप्त की है, अरविंद केजरीवाल ने और नरेंद्र मोदी ने। और अगर कोई बेईमानी राजनीतिक कर रहा है, जिन आरोपों को आज तक ये पुष्ट नहीं कर पाए हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी हैं। ये सबको समझ में आता है और हर निगाह चुनाव में से देख रहे हैं। ठीक है अनुपम। आदेश रावल, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो ये लड़ाई, ये क्या लड़ाई है? और अब तो धर्म अधर्म और बेईमानी तक बात आ गई, पोस्टर जारी हो रहे हैं। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं इसकी आज की लड़ाई से। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी का लिहाज नहीं किया पोस्टर लगाते वक्त, और बशर्ते वो ऐसा कर सकते थे कि वो दिल्ली के किसी नेता का पोस्टर लगा लेते। क्योंकि जब अजय माकन ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल देश विरोधी हैं, तो राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवा दिया और कहा कि अलाइज ने फोन किया, इंडिया अलायंस के, कि देखिए एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनके बारे में, और हमारे साथी रहे हैं लोकसभा चुनाव में, उनके बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने पूरा लिहाज किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवा दिया।
राहुल गांधी जब सीमापुरी अपनी पहली रैली में गए, जो उनकी पहली रैली हुई थी, उसमें उन्होंने ना ही शीश महल का जिक्र किया, ना शराब घोटाले की बात करी, उसमें भी उन्होंने लिहाज रखा। अब अरविंद केजरीवाल जो बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गए हैं, दरअसल ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि अरविंद इस बात को जानते हैं कि अगर ये मैसेज दिल्ली के अल्पसंख्यक वोट तक जाएगा तो वो उसी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगा। तो वो एक बड़ा फैक्टर है। आप देखिए 2020 में मुझे अच्छे से याद है, वो प्रदर्शन चल रहा था महिलाओं का ओखला के आसपास कहीं पे, आपको याद होगा। तो तब भी अरविंद केजरीवाल एक भी बार उस प्रदर्शन में नहीं गए थे, क्योंकि उसका इफेक्ट जाता हिंदू वोटर के ऊपर। हाँ, वो शाहीन नहीं बाग, गए। मनीष सिसोदिया को एक बयान आया था और उसके बाद उनको कह दिया गया साफ शब्दों में मीडिया से बात ही नहीं करनी। प्रशांत किशोर ने बहुत फोर्स किया था अरविंद केजरीवाल को 2020 में भी कि आप वहां जाइए, लेकिन वो नहीं गए। हाँ। उनके स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा कि आपको नहीं जाना है। अब कांग्रेस पार्टी बैंक कर रही थी दिल्ली में दलित वोट बैंक के ऊपर और अल्पसंख्यक वोट बैंक के ऊपर। अरविंद कह रहे हैं कि बीजेपी को मैं ही हराऊंगा, तो कांग्रेस पार्टी से मुझे लगता है कि जो माइनॉरिटी वोट है वो हल्का सा छिटकता दिखाई दे रहा है। और जो स्ट्रैटेजी थी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे पंजाब के, दिल्ली के और गुजरात के, उन्होंने राहुल गांधी को ये कहा था कि देखिए हमारा जो असली वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी खा रही है इन तीनों राज्यों में, और हमें उस टारगेट करना चाहिए। राहुल गांधी कन्विंस हुए अपने नेताओं से, तमाम प्रदेश कमेटी के नेताओं से, और कहा कि ठीक है। अब ये जो तबीयत नासाज है, दरअसल तबीयत नासाज है या ब्रीदिंग स्पेस दी जा रही है आम आदमी पार्टी को? खबरें ऐसी भी हैं राहुल गांधी थोड़ा खुश नहीं है दिल्ली यूनिट से कि जैसे ही ऊर्जा, जैसी ताकत, मजबूती, मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। तबीयत नासाज है, क्योंकि क्या हुआ था, 4 दिन पहले एक जूम मीटिंग हुई थी। उस जूम मीटिंग में तमाम नेता थे दिल्ली के, और बड़े बड़े जो AICC के नेता वो सब लोग थे। उसमें राहुल गांधी ने ये कहा कि आप लोगों की जो रणनीति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे कि वो करीब करीब 15-16 सीटों पे पदयात्रा करें, और उसके लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक योजना बना के देनी थी कि आप यहाँ पे जाइए, तो वो लोग दे नहीं पाए। तो उस बात से वो खफा थे। लेकिन तबीयत खराब है राहुल गांधी की, उनको पहले बुखार हुआ था, फिर वो तब्दील हुआ वायरल में, चेस्ट कंजेशन भी है। और जिस दिन जो परसों रैली थी जिसको बाद में पोस्टपोन किया गया, लेकिन एक सवाल संदीप जी ये उठता है कि मान लीजिए राहुल गांधी की तबीयत खराब है, जिसकी जानकारी मेरे पास भी है, लेकिन प्रियंका गांधी उस रैली को एड्रेस कर सकती थी। हाँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब उसको एड्रेस कर सकते थे, सचिन पायलट उसको एड्रेस कर सकते थे। कांग्रेस में भी दो धाराएं हैं क्या, कि एक पशुपेश में है कि भाई हम ज्यादा मजबूती से लड़ गए तो आम आदमी पार्टी को नुकसान ना हो जाए क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। उनको लगता है कि अगर हम मजबूती से लड़ गए तो सरकार बीजेपी की आ जाएगी, अगर हम मजबूती से ना लड़े तो 2, तीसरा, चौथा टर्म फिर आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा। तो वो कहाँ जाए, क्या करे? क्योंकि कुछ नेता ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि भले ही सरकार भाजपा की बन जाए, आम आदमी पार्टी से अपना वोट बैंक वापस ले लीजिए ताकि आप खड़े हो जाएं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने जहां जहां रीजनल पार्टीज डेवलप हुई हैं, वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में वो कभी वापस फिर लौट के नहीं आया। हाँ। यहाँ क्या है कि पंजाब में सिर्फ 3 साल हुए हैं आम आदमी पार्टी को आए हुए, और दिल्ली में सिर्फ 11 साल हुए हैं। तो इनको लगता है कि यहाँ पे हम फिर भी अपना वोट बैंक वापस ला सकते हैं। 2020 में संदीप जी क्या हुआ था कि जब अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते, बीजेपी हारी, तो कांग्रेस पार्टी के एक तबके ने सेलिब्रेट किया, तो दूसरे तबके ने यह कहा था कि किस बात का सेलिब्रेट कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी कहाँ है, 2 टर्म से आप अपना खाता नहीं तो खोल वो पा रहे हो, और असमंजस आप की इस बात को स्थिति सेलिब्रेट क्या करना अभी तक भी खत्म नहीं हुई है, और इसीलिए एक तरफ फायर भी किया जा रहा है, एक तरफ कवरिंग फायर भी दी जा रही है। दिवान, क्या ये हाल है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, ये तलखी और दोस्ती? बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही आम आदमी पार्टी, माफ़ कीजिएगा, यही मुझे लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। कि वो कोई भी रणनीति ढंग से तैयार ही नहीं कर पाते हैं। कई वहाँ पर नेता हैं, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसकी बात सब सुनते हो। सब अपनी अपनी चलाते हैं, तो न इधर को मिलता है, न उधर को मिलता है। वो बीच में लटके नजर आते हैं, बीच ना में खुदाई मिलाना विसाले यार सनम, ना इधर के रहे ना उधर के तो रहे। उसमें वही नजर आ रहा है। हाँ। पर इसमें एक जो संदीप, एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है वो दुकानों की डीसीलिंग का है। हाँ। अगर आप उसका विस्तार देखें तो 17-18 में एमसीडी की तरफ से ये की गए सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की बात। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और कमेटी बनाई और उन्होंने पाया, और इसमें दुकानें कहाँ थी, डिफेंस कॉलोनी में, ग्रीन पार्क में,
हौस खास में, बड़ी जगहों पर दुकानें थी। नवरोजी नगर मैं गया, खानदानी पकौड़े वाले के पास, उसके ऑपोजिट जो पूरी की पूरी मार्केट है, वो उनकी एक दिक्कत है। जी हाँ, उसके बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको डीसील कर दो कुछ शर्तों के साथ। और जो शैली ओबेरॉय हैं, 20 जो सेकंड में, आम आदमी पार्टी की मेयर हैं, उन्होंने 2 बार कहा कि डीसील करिए, और एमसीडी के कमिश्नर हैं वो अड़े रहे इस बात पर। तो लगातार आम आदमी पार्टी इस पर बात करते रही है। ये होता है चुनाव के अंदर कि अब आज वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। कम से कम हाँ, वो प्राथमिकता बनता दिखा। अनुराग सॉरी, अभी आज तो बिल्कुल आई हैव ऑलरेडी ओवरशॉट, और अभी तो राजनीतिक खेल चलते रहेंगे, पैतरेबाजी, दोस्ती, दुश्मनी की परिभाषाएं भी गढ़ी जाएंगी, और वादे इरादे तो अब आ गए सामने। अब दिल्ली वासी क्या मन बनाते हैं, इसको तो क्रैक करते रहेंगे। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।